हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन स्टडी फंडा प्लेटफॉर्म। तो जैसे कि आपको पता है, मैंने सुबह आपको टेलीग्राम पे टॉपिक दे दिया था लिखने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपने अब तक लिख लिया होगा उस टॉपिक को। और आपको ध्यान हो तो आज मैंने आपको दो टॉपिक दिए हैं। और ये आप पूछेंगे कि सर आपने दो टॉपिक आज क्यों दिए हैं। वो मैंने इसलिए दिए हैं क्योंकि कल परसों का जो मैंने टॉपिक दिया था आपको वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, तो मुझे पता था उसमें बच्चे थोड़ा टाइम लेंगे लिखने के लिए। लेकिन जो हमारा टारगेट है 100+ टॉपिक्स कराने का, उसको अचीव करने के लिए मुझे दो टॉपिक देने पड़े, क्योंकि कई बार हो सकता है मैं आपको, देखिए जो हमने प्रॉमिस किया था 100+ टॉपिक का, वो किसी भी हालत में हम पूरा करेंगे एनी हाउ। तो इसको कंपनसेट करने के लिए, क्योंकि एक टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लेक्स था लेकिन हम डेज को मिस आउट नहीं कर सकते हैं क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है, तो आज मैंने आपको दो टॉपिक दिए हैं। कल से आपको वापस से एक एक टॉपिक मिलना चालू हो जाएगा। तो ये हो गई बात हमारे टॉपिक की टेलीग्राम की। और जिनको हवा भी नहीं लग रही है मैं क्या बात कर रहा हूँ, वो जाइए स्टडी फंडा सर्च करिए टेलीग्राम पे जाके, वहां पे एक 25K+ का चैनल होगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहीं आपको रोज सुबह टॉपिक्स मिलेंगे लिखने के लिए। और आपको अगर इन सब की पीडीएफ चाहिए हो तो आप जाइए स्टडी फंडा के एप्लीकेशन पे, वहाँ एक 10 रुपए का कोर्स है, उसको परचेज कर लीजिए, आपको इसकी सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। तो ये हो गई बात हमारी पीडीएफ की। आपको टॉपिक्स कहाँ से मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल की। तो ये हम सारी बातें अब खत्म कर चुके हैं। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज, जैसे कि अब आपको पता है कि आपके पेपर वन में अब टाइम बचा नहीं है, अब आप बहुत पास आ चुके हैं अपने पेपर के लिए। और पेपर वन में एक चीज आपको पता है कि जो साइंस है वो 60+ मार्क्स की आती है, मतलब एक मेजर कंट्रीब्यूशन है आप साइंस का आपके सिलेक्शन में। तो इसलिए ये अनाउंसमेंट है कि जो साइंस का कोर्स है स्टडी फंडा की तरफ से लॉन्च हुआ है 1999 में, इसमें आपको वीडियोस मिलेंगे, क्लास के पीडीएफ्स मिलेंगे। तो अगर आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि जो साइंस है उसकी इम्पोर्टेंस पेपर वन में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। मतलब आपका सिलेक्शन करवा सकता है साइंस, आपकी रैंक बनवा सकता है, आपको मेरिट में ला सकता है। तो इसी कंटेक्स्ट में एक कोर्स लॉन्च हुआ है साइंस का कोर्स, जिसमें आपको प्रॉपर वीडियोस एनसीईआरटी बेस्ड और क्लास पीडीएफ्स मिलेंगी। तो आप लोग चाहें तो 1999 का एक कोर्स है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आप स्टडी फंडा के व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। या तो फिर आप सीधा स्टडी फंडा के एप्लीकेशन में जाके वहां से इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो ये हो गई कोर्स की बात। अब हम आते हैं हमारे टॉपिक पे। तो मैंने आपको कहा था कि जो मैं आपको पहला टॉपिक भेजूंगा वो होगा इथेनॉल ब्लेंडिंग। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे, सर इथेनॉल ब्लेंडिंग होता क्या है। भाई इथेनॉल ब्लेंडिंग कुछ नहीं, पेट्रोल के साथ हम इथेनॉल, जो कि ऑर्गेनिक वेस्ट या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से बनता है, उसको मिक्स कर देते हैं, तो वो हो जाता है इथेनॉल ब्लेंडिंग। तो उसी हिसाब से मैंने पहले इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन दी है कि इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल कुछ नहीं है, बस बायोफ्यूल है जो कि ऑर्गेनिक सोर्सेज से हमने लिया है, जैसे कि शुगर केन, मेज, व्हीट एटसेट्रा। क्योंकि ये प्लांट बेस्ड है इसलिए हम इसको रिन्यूएबल फ्यूल मानते हैं। अभी अगर हम आज की बात करें भारत में, तो 10% इथेनॉल ब्लेंड हो रहा है पेट्रोल के साथ। और गवर्नमेंट इसको डबल करने की कोशिश कर रही है बाय 2025। तो ये हो गया प्रेजेंट कंटेक्स्ट, ये हो गया इंट्रोडक्शन, इसकी डेफिनेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और हाँ, इथेनॉल ब्लेंडिंग में हम क्या देखेंगे, हमने ये देख लिया इंट्रोडक्शन, आगे देखेंगे हम इसका सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस के बाद हम देखेंगे क्या क्या चैलेंजेस है इथेनॉल ब्लेंडिंग में को भारत में लाने के लिए, और इसका क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है, ये जो चैलेंजेस है इसका सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, और लास्ट में हमारा कंक्लूजन कि फाइनली हमें क्या करना चाहिए, या एक कंक्लूडेटरी रिमार्क्स होगा जो कि हम लास्ट में देखेंगे। तो हम आ जाते हैं सिग्निफिकेंस पे सबसे पहले। तो आपको पता है कि E20 जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, जो आपका व्हीकुलर एमिशन से बहुत ज्यादा एमिट होता है, अगर E20 पेट्रोल मिक्स होता है, सॉरी, अगर इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल यूज होता है गाड़ियों में, तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड का एमिशन है ये सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाएगा। इससे क्या होगा, आपका पॉल्यूशन कम हो जाएगा। और कई सारी रिपोर्ट्स के हिसाब से पॉल्यूशन 50% तक कम हो सकता है टू व्हीकल से, और 30% तक कम हो सकता है चार पहिए गाड़ी से, कारों से हमारी, इन कंपैरिजन टू E0 पेट्रोल। तो आई होप आपको मेरा ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। हमारा नेक्स्ट सिग्निफिकेंस क्या है, इट कैन रिड्यूस इंपोर्ट। अब जैसे कि आपको पता होगा इंडिया डिपेंडेंट है गल्फ कंट्रीज पे या फॉरेन कंट्रीज पे अपने एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के लिए। तो इसकी वजह से क्या होता है, इंडिया का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बहुत ही बढ़ जाता है, क्योंकि इंडिया के एनर्जी इंपोर्ट्स बहुत हाई हैं। अगर हम इथेनॉल ब्लेंडिंग यूज करते हैं तो हमारा इंपोर्ट बिल है जो क्रूड ऑयल का, वो सिग्निफिकेंटली कम हो सकता है। और ये एक एस्टिमेट लगाया गया है कि E20 प्रोग्राम के जरिए भारत 4 बिलियन, मतलब 30,000 करोड़ रुपए बचा सकता है। और कितना अमाउंट है, इसको हेल्थ में इन्वेस्ट कर दो, इसको एजुकेशन में इन्वेस्ट कर दो, इसको डिफेंस में इन्वेस्ट कर दो, तो ये अमाउंट कितना ज्यादा बच सकता है, आप खुद सोचिए इस चीज को।
तीसरा, जैसे कि आपको पता है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने कहा था कि हम किसानों की इनकम डबल कर देंगे। तो उस कंटेक्स्ट में भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये किसानों की इनकम बढ़ाने में काम आएगा। ये क्योंकि ये प्रोग्राम क्या करता है, किसानों से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट खरीदता है, उनका क्या बोलते हैं, वेस्ट भी खरीदता है, जो एग्रीकल्चरल वेस्ट है उसको भी खरीदता है, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये सेकेंड जनरेशनल इथेनॉल प्रोडक्शन कहते हैं इसको, टर्म याद रखेंगे, सेकेंड जनरेशनल इथेनॉल प्रोडक्शन। तो ये एक वेस्ट टू वेल्थ की तरफ जाता है, जिसकी वजह से जो किसानों की इनकम है वो सिग्निफिकेंटली बूस्ट हो सकती है। हमारे अंतरराष्ट्रीय ऑब्लिगेशंस भी पूरे कर सकता है इथेनॉल ब्लेंडिंग। कैसे? क्योंकि इथेनॉल ब्लेंडिंग से क्या होगा, जो फॉसिल फ्यूल है और उसके द्वारा जो एमिशन किया जाता है वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाएगा। और ये भारत का जो रिजॉल्व है, जो उसकी कमिटमेंट है COP21 में दी गई थी, उसको भी स्ट्रेंथन करेगा। तो हमारे अंतरराष्ट्रीय ऑब्लिगेशंस के लिए भी बहुत जरूरी है। क्लाइमेट जो हमने टारगेट्स लिए थे उसको पूरा करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए बहुत जरूरी है इथेनॉल ब्लेंडिंग। अगला आ जाता है एनर्जी सिक्योरिटी। जैसे कि अब आपको पता है, अभी मैंने एक पॉइंट बताया था कि इंडिया मेजरली इंपोर्ट्स पे डिपेंड करता है अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के लिए। और कई बार क्या हो जाता है कि कुछ जियो पॉलिटिकल सिनेरियो के चलते या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के चलते इंडिया की जो एनर्जी सप्लाई है वो सीवियरली हर्ट हो जाती है, या जानबूझ के कोशिश की जाती है कि इंडिया तक उसकी एनर्जी सप्लाई कंसिस्टेंट ना पहुंच पाए। कई सारे शॉक्स होते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, उसके चक्कर में क्या हुआ, जो ग्लोबल ऑयल सप्लाई थी उसके प्राइस बढ़ गए, जिसकी वजह से इंडिया को कई सारे शॉक्स लगे। तो इन सब से डील करने के लिए, एनर्जी सिक्योरिटी अटेन करने के लिए हम इथेनॉल को यूज कर सकते हैं और दूसरे ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स और एडवांस टेक्नोलॉजी को हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, ताकि इंडिया की जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो बनी रहे। इन ऑल टोटल मेरा कहने का मतलब ये है कि हम सेल्फ रिलायंस की तरफ जा सकते हैं इन एनर्जी सेक्टर, जिससे हमारी जो इम्पोर्ट पे रिलायंस है वो बिल्कुल सब्सटेंशियली रिड्यूस हो जाए। अब हम देखेंगे सर चैलेंजेस क्या क्या है। अभी तक तो हमने बात कर ली कि हाँ इथेनॉल ब्लेंडिंग इतना अच्छा है, ऐसा है वैसा है, लेकिन अगर इतना अच्छा है तो अब तक इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ? क्या क्या चैलेंजेस हैं जो कि सरकार फेस कर रही है इथेनॉल ब्लेंडिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए? तो चैलेंजेस सबसे पहले आ जाता है व्हीकल मॉडिफिकेशन। देखो जो 10% की मिक्सिंग है उसमें तो इतना सब्सटैंशियल मॉडिफिकेशन नहीं चाहिए गाड़ी में, बट अगर E20 की तरफ हमको जाना है तो वहां पे व्हीकल का जो इंजन है, गाड़ी का जो इंजन है, उसमें मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी, तो एक मेजर चैलेंज है। दूसरा है जो E20 कंपैटिबल व्हीकल्स होंगे उनकी जो प्राइस है वो कन्वेंशनल व्हीकल से हाई होगी, तो भाई बंदा क्यों खरीदेगा? एक आप मिडिल क्लास पर्सपेक्टिव से सोचो, आप एक E20 व्हीकल खरीद रहे हो जिसकी प्राइस हाई है, उसका आपको बेनिफिट नहीं है, सिर्फ इतना पता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड ही कम निकल रही है, और एक तरफ कन्वेंशनल व्हीकल है, आप उसको नहीं खरीदोगे? मतलब ये तो लॉजिक हुआ ना। तो ये एक मेजर चैलेंज हो गया। तीसरा फूड वर्सेस फ्यूल, ये बहुत मेजर चैलेंज है। अब इथेनॉल की रिक्वायरमेंट के लिए क्या है, हम ऐसे क्रॉप्स इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए यूज कर रहे हैं जो कि फूड पर्पसेस के लिए भी काम आ सकते हैं। इससे क्या होगा, फूड शॉर्टेज हो सकती है। फूड शॉर्टेज होगी तो क्या होगा, फूड सिक्योरिटी हर्ट होगी, और इन्हीं सबके साथ जो इन्फ्लेशन है वो भी छप्पर फाड़ देगा। तो ये एक मेजर कंसर्न है फूड वर्सेस फ्यूल का। और हमारा जो अगला चैलेंज है वो है प्राइसिंग का। प्राइसिंग में क्या दिक्कत है, जो प्राइसेस है इथेनॉल के जो भारत में प्रोड्यूस हो रहा है उसके प्राइस बहुत हाई है इन कंपैरिजन टू इंटरनेशनल सिनेरियो। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे अलग अलग देश हैं, उनके देशों में जो इथेनॉल के प्राइसेस हैं वो भारत के कंपैरिजन में काफी कम है। तो इसका मतलब क्या है, हमारे यहाँ जो प्रोडक्शन एफिशिएंसी है इथेनॉल की वो इतनी अच्छी नहीं है। अगला आता है वाटर फुटप्रिंट। अब जैसे शुगर केन सबसे ल्यूक्रेटिव चीज है इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए। अब लेकिन आपको भी पता है कि शुगर केन उगाने के लिए कितना सारा पानी लगता है, तो ये एक वाटर फुटप्रिंट छूटता है, हमारी वाटर सिक्योरिटी को भी हार्म कर सकता है। तो ये हमारा एक अगला चैलेंज है। तो अब ठीक है, हमने सारे चैलेंजेस देख लिए कि भाई इथेनॉल प्रोडक्शन में क्या क्या चैलेंजेस हैं। अब हम देखते हैं कि भाई वे फॉरवर्ड क्या है। वे फॉरवर्ड पे हम आ जाते हैं। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो सेकेंड जनरेशनल इथेनॉल प्रोडक्शन है हमें उसको बूस्ट करना चाहिए, ताकि जो नॉन फूड क्रॉप्स हैं जैसे या फिर एग्रीकल्चर वेस्ट हो गया या फिर जो जिसको हम पराली बोलते हैं वो हो गया, उसको हम यूज कर सके इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए। तो सरकार को यहाँ पे इंसेंटिव्स देने चाहिए। तो ये हो गया हमारा पहला वे फॉरवर्ड। दूसरा क्या है, हमें जो गाड़ियों में मॉडिफिकेशन की जरूरत है उसके इंजन में E20 कंपैटिबल होने के लिए, मतलब E20 का मतलब क्या, 20% इथेनॉल 80% पेट्रोल, ये हो गया E20 इथेनॉल ब्लेंडिंग। तो जो व्हीकल में हमें मॉडिफिकेशन की जरूरत है उसके लिए सरकार को कुछ इंसेंटिव्स देने चाहिए, जैसे कि उसने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए दिए थे, ताकि ये एक बड़े प्लेटफॉर्म पे प्रमोट हो पाए। तो ये हो गया हमारा सेकेंड वे फॉरवर्ड। अब आ जाते हैं हम हमारे तीसरे वे फॉरवर्ड पे। देखो हम और क्या कर सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है, डिपो बना सकती है। जैसे एपीएमसी मंडीज होती हैं इसी टाइप के डिपो बन जाएंगे, जहां फार्मर आएगा
अपने एग्रीकल्चर वेस्ट को लेके यहाँ जमा कर देगा। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, यहाँ पे एक फिक्स प्राइस कर देगी कि एग्रीकल्चर वेस्ट कोई भी प्राइवेट प्लेयर या गवर्नमेंट प्लेयर इतने प्राइस में खरीद सकता है। तो इससे क्या होगा, एक तो इंसेंटिव आ जाएगा कि हमें 2G इथेनॉल प्रोडक्शन में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि हमें फिक्स प्राइस पे रॉ मटेरियल मिल रहा है, प्राइवेट सेक्टर के लिए प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा, और यहाँ पे किसानों को भी उनकी एग्रीकल्चर वेस्ट के लिए कुछ इनकम मिल जाएगी। तो ये एक बहुत बेनिफिशियल स्टेप हो सकता है। तो तीसरा हमारा वे फॉरवर्ड ये हो गया। अब हम देखते हैं हमारा कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन में आप लिख सकते हो कि इथेनॉल ब्लेंडिंग मल्टीपल फेसेट्स पे भारत के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सिर्फ उसके क्लाइमेट टारगेट को फुलफिल नहीं कर रही है जो कि कॉप 26 में दिया गया था, जो पंचामृत का प्रॉमिस दिया गया था, बट ये सरकार का जो प्रॉमिस था कि हम किसान की इनकम दोगुनी कर देंगे, तो उसको भी पूरा कर रही है। तो इसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हर एक स्टेक होल्डर, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो ऑयल मार्केटिंग कंपनी हो, उनको इथेनॉल ब्लेंडिंग मिशन की सक्सेस के लिए अपना सब कुछ देना चाहिए, अपना 100% देना चाहिए। ये हो गया हमारा फाइनल कंक्लूडेटरी रिमार्क्स। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या समझाया है। प्लीज कमेंट करके बताइए कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। अच्छा अच्छा, हमको भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ अगली बार हम और अच्छा मटेरियल लेके आए। तो ये हो गई हमारी आज की टॉपिक की बात। हाँ, अगला टॉपिक आपको एग्जैक्ट 9 PM के अराउंड मिल जाएगा इसी यूट्यूब चैनल पे, आप उसको भी देख सकते हैं। वो हमारा टॉपिक है वुमेन इन वर्कफोर्स। तो ये होगी टॉपिक्स की बात। और बाद में बाकी ये रहा हमारा साइंस का कोर्स। आपको इसकी सिग्निफिकेंस पता है, जैसा कि आपको हर एक ऐसे की सिग्निफिकेंस पता होता है, आपको साइंस की भी सिग्निफिकेंस पता होने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, 60+ नंबर, 60+ नंबर में मतलब आदमी या तो सिलेक्ट हो जाता है या बाहर हो जाता है। 60+ नंबर में आदमी टॉप भी कर सकता है, रैंक 1 भी आ सकता है। तो साइंस एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करती है आपके फाइनल सिलेक्शन में CAPF AC 2023 के लिए। तो ये स्टडी फंडा का एक कोर्स है, अगर आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और ये रही हमारी प्राइसिंग, 1999 का है। तो आप जाइए व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिए, या स्टडी फंडा के एप्लीकेशन पे आप डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।